हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। तो आइए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 ऑफ दिल्ली सल्तनत। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें कुल मिलाकर 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया था, राइट। उसमें से 2 डायनेस्टीज़ हमने कल पढ़ ली थी, स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी, राइट। आज शुरुआत करते हैं तुगलका डायनेस्टी से। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि खुसरो खां जो लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, उसको मार दिया था गाजी मलिक ने, ठीक है, जो खुसरो खां के ही टाइम पीरियड में गवर्नर हुआ करता था। दीपालपुर एक जगह थी वहाँ का। और इसने फिर एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की दिल्ली सल्तनत में, तुगलका डायनेस्टी। और किस नाम से? ग्यासुद्दीन तुगलक नाम से, ठीक है। अब ये जो ग्यासुद्दीन तुगलक था, इसका टाइम पीरियड था 1320 से 1325 एडी, ठीक है। और तुगलका डायनेस्टी का टाइम टेबल कितना था? 1320 से 1414 एडी, ओके। अब ग्यासुद्दीन तुगलक का ही बेटा था जौना, ठीक है, जो इसके बाद राजा बना मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। और मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड रहा है 1325 से 1351 एडी, राइट। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। उन्हीं में से एक है, एक इब्न बतूता, ये ट्रेवलर हुआ करते थे उस समय मोरक्को से, जो इंडिया आए थे MBK यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, ठीक है। इन्होंने इंडिया के बारे में एक किताब लिखी थी, किताबुल रहला, राइट। तो काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया है इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के बारे में इस बुक के अंदर। तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया, ठीक है। असल में ये बहुत इंटेलिजेंट बंदे थे मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज अ मैन ऑफ आइडियल्स, राइट। और ये सभी चीज़ों को लॉजिक के साथ किया करते थे। बट कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो आप कुछ ऐसा ही सोच सकते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी, राइट। इन्होंने चाहा कि सब कुछ अच्छा करें, बट हर चीज़ इनके अगेंस्ट हो गई, क्योंकि शायद इन्होंने प्लानिंग नहीं की थी, शायद इन्होंने चीज़ों के कोसिक्वेंसेस को सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दूरदर्शिता की शायद इनमें कमी थी, राइट। तो ही विश टू रूल एन ऑल इंडिया एम्पायर। ये चाहते थे कि अपनी जो टेरिटरी है उसको बढ़ाया जाए। इतिहास में ये 5 एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्रसिद्ध हैं अपने, ठीक है। और ये पांचों ही एक्सपेरिमेंट्स इनके फेलियर थे, राइट। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था, देखिए, ये अपना एम्पायर बढ़ाना चाहते थे। एम्पायर बढ़ाना चाहने का मतलब कि इनको आर्मी चाहिए, आर्मी चाहिए तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा भी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, इन्होंने अपने किंगडम की इनकम को बढ़ाने के लिए क्या किया। इन्होंने पहला जो इनका एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने जो दोआब का रीजन था बिटवीन गंगा एंड यमुना, उसमें टैक्सेशन बढ़ा दिया। और ये कहा जाता है कि तकरीबन इन्होंने 50% तक भी इसको बढ़ा दिया था। और एक्स्ट्रा सेस भी लगा दिए थे। सेस क्या होते हैं मालूम है? टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। और सेस की खास बात ये होती है कि सेस जिस पर्पस से लगाया जाता है उसी पर्पस पर उसका खर्च भी किया जाता है, ठीक है। जैसे आप अभी इनकम टैक्स वगैरह वगैरह अगर कुछ भरते होंगे तो उसमें एक सेस लगा करता था फॉर स्वच्छ भारत अभियान। जितना टैक्स आपके पास टोटल बनता था उस पर एक सेस लगता था ऊपर से, राइट। तो इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ एक्स्ट्रा सेसेस भी लगाए, ठीक है। इन्होंने घड़ी टैक्स भी लगाया। घड़ी टैक्स का मतलब हाउस टैक्स लगाया उस टाइम में। और इन्होंने चराही यानी कि पॉस्चर टैक्स, खेती पर भी टैक्स लगाया, ठीक है। एक अलग से इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश किया जिसको बोलते थे दीवाने कोही। क्यों? कि ये चाहते थे कि मैक्सिमम एरिया ऑफ देयर किंगडम एग्रीकल्चर के अंडर आ जाए ताकि इनकी एग्रीकल्चर रिवेन्यू में एनहांसमेंट हो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इसी टाइम में सूखा पड़ गया गंगा दोआब रीजन में। अच्छी इनकम नहीं हुई, अच्छी एग्रीकल्चर नहीं हुई। तो लोग जो है ना इनके खिलाफ उठ खड़े हुए। जो टैक्स इन्होंने बढ़ाया था, लोग इस टैक्स को नहीं चुका पाए और इनके खिलाफ रिवोल्ट होने लगे, राइट। दूसरा जो इनका एक्सपेरिमेंट है वो है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। देखिए, ये इन्होंने 1327 में किया और टैक्सेशन जो बढ़ाया था वो इन्होंने 1326 में बढ़ाया था। इन्होंने जो इनकी किंगडम थी उसकी जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली से देवगिरी, ठीक है। ये देवगिरी आपका साउथ की तरफ पड़ जाता है। मैप उठाकर देखेंगे आप तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा
देवगिरी का दूसरा नाम इन्होंने दौलताबाद रखा। ठीक है, इन्होंने रखा क्यों, इन्होंने ये जो चेंज किया कैपिटल में, ऐसा क्यों किया? ये मानते थे कि दिल्ली से जो सदर्न एरियाज़ हैं इनके किंगडम के, उनको रूल कर पाना वॉज डिफ़िकल्ट। तो इन्होंने अपनी ट्रांसफ़र कैपिटल कर दी। अब क्या हुआ, जितना दूर दिल्ली से दौलताबाद या साउथ के इलाके पड़ते थे उनको मैनेज कर पाना डिफ़िकल्ट था। जब इनकी कैपिटल ट्रांसफ़र हो गई दौलताबाद में, तो दौलताबाद से नॉर्दर्न इंडिया में कंट्रोल कर पाना भी उतना ही डिफ़िकल्ट था, राइट। तो इन्होंने फिर से अपने इस प्लान को अबेंडन कर दिया और दोबारा से दिल्ली को फिर से इन्होंने कैपिटल बना दिया। ठीक है, तो लोगों में इनके खिलाफ ना एक, आप ये कह सकते हैं कि असंतोष की भावना उमड़ पड़ी और इनके किंगडम में विद्रोह होने लगे। ठीक है, और इसी टाइम में बहमनी और विजयनगर, ये दो किंगडम्स सेपरेट हो गई। इन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, ये साउथ में है, इनके बारे में एक अलग लेक्चर हम बनाएंगे, राइट। तीसरा इनका एक्सपेरिमेंट था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। असलियत में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो सिल्वर की प्रोडक्शन थी ना वर्ल्ड में, उसमें थोड़ी कमी आई थी। तो उस समय इनकी साम्राज्य में चलते थे चांदी के सिक्के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन चांदी के सिक्कों को हटाकर उनकी जगह पर चलाए ब्रास के सिक्के। ठीक है, अब ये जो ब्रास के सिक्के थे ये सफल तो हो जाते, कब, अगर राजा इनके आप ये कह सकते हैं जो यहाँ पर कॉइन्स की मिंटिंग होती थी उसको कंट्रोल में रखता, या इन पर कोई अपनी जिसे आप कह सकते हैं कोई संकेत, राजा का कोई संकेत उस पर मुद्रण करते तब। लेकिन हुआ क्या कि राजा ऐसा नहीं कर पाए और लोगों ने ये ब्रास के कॉइन्स घर में बनाने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, इनकी जो करेंसी थी वो बुरी तरह से डिवैल्यू हो गई। होगा ना, जब कोई भी करेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसकी जो वैल्यू है वो एकदम से नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये जो इनका इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी का जो प्लान था ये भी बुरी तरह से फेल हो गया। ठीक है, चौथा जो इनका एक्सपेरिमेंट है वो है खुरासान एक्सपेडिशन। देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये चाहते थे कि अपनी टेरिटरी को बढ़ाएं। ठीक है, तो खुरासान वाला जो एरिया था उस समय, जो आज की डेट में आप कह सकते हैं ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, इनका जो एरिया है उसको, और जो इराक का एरिया है उसको इन्होंने जीतने के लिए अपना एक्सपेडिशन शुरू करी। लेकिन हुआ क्या कि उस समय वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो फिर इन्होंने उस अपने प्लान को भी अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए ये प्लान सोच रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, फिर उसको छोड़ रहे हैं। क्या होता है इससे पब्लिक के अंदर जो उनका लीडर होता है ना, उसके लिए एक, आप ये कह सकते हैं कि ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो बिल्कुल सेम मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी हो रहा था। ठीक है, एक और इनका एक्सपेरिमेंट है क्वाराचील एक्सपेडिशन। 1330 में इन्होंने की। क्वाराचील ये एक एरिया आप कह सकते हैं बिटवीन आपके नॉर्दर्न इंडिया में, कहाँ से, जो आपका इंडिया और तिब्बत है ना उसके आसपास का कुछ एरिया हुआ करता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक चाहते थे अपनी टेरिटरी को बढ़ाना। इन्होंने ये एक्सपेडिशन थी ये लॉन्च की कुमाऊं हिल्स में। ठीक है, उत्तराखंड वाला एरिया आप बोल सकते हैं, क्योंकि कि उधर की साइड से कुछ चाइनीज़ अटैक होते रहते थे, उनको बंद करने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए, और कुछ चाइनाज़ के उधर के ट्राइब थे, उनकी जो टेरिटरी थी उसको इंडिया के अंदर लेने के लिए इन्होंने एक्सपेडिशन की। अच्छा, इनका पहला, आप ये कह सकते हैं पहला अभियान सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन फिर वहाँ पर बारिश शुरू हो गई। ठीक है, और आप जानते हैं जब मानसून वाली बारिश शुरू होती है नॉर्दर्न इंडिया में या हिमालयाज़ में तो क्या हाल होता है। तो जब वहाँ पर बारिश शुरू हो गई तो मौसम इतना बिगड़ गया कि जो इनके मोहम्मद बिन तुगलक की जो सेना थी वो खड़ी नहीं हो पाई और सेना वहाँ से वापस आ गई। तो इनका जो ये वाला प्लान था ये भी कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा, राइट। तो हुआ क्या, इनके टाइम में बहुत सारे रिवोल्ट हुए। आप ये कह सकते हैं अगर इनका 25 साल का टाइम पीरियड था तो उसमें 36 रिवोल्ट्स हुए। ठीक है, और जब ये एक थट्टा, ये डाइड इन थट्टा एक जगह थी सिंध के आसपास, या सिंध में ही आप बोल सकते हैं, वाइल कैंपेनिंग अगेंस्ट तघी। ये एक स्लेव थे जो गुजरात में रूल किया करते थे। ठीक है, ये गुजरात प्रांत के गवर्नर थे। ये उठ खड़े हुए थे एमबीके के खिलाफ, तो उनको दबाने के लिए ये सिंध की तरफ जा रहे थे जब ये वहाँ पर बीमार हुए और एक्सपायर हो गए। ठीक है, इनके बाद जो रूलर बने वो थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न ब्रदर थे। इनका टाइम पीरियड रहा है 1351 से 1388 AD, राइट। अब देखिए
मोहम्मद बिन तुगलक फॉलो किया करते थे पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, वो चाहते थे कि उनका राज्य फैले। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इन्होंने पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन फॉलो की। इन्होंने सोचा कि जितना साम्राज्य है पहले उसको तो समेट लूँ, है ना। और इन्होंने उस समय जो नोबल्स हुआ करते थे, उलेमाज हुआ करते थे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था उलेमाज कौन होते थे, जो आप ये कह सकते हैं मुस्लिम जो धर्मगुरु हुआ करते थे, ठीक है, वो होते थे उलेमा। और नोबल्स कौन होते थे, जो हर डिपार्टमेंट को हेड करते थे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइज मैन हुआ करते थे, जो उस समय सुल्तान बनाते भी थे और सुल्तानों को गद्दी से उतारते भी थे, राइट। तो इन्होंने इन नोबल्स को और उलेमास को अपीज़ करना, उनको खुश करना शुरू कर दिया, ठीक है। ज़्यादातर इन्होंने जो नोबल्स लिए अपने साम्राज्य में, वो इन्होंने अपने मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उसी वर्ग से इन्होंने लिए, ठीक है। और ये खुद ऐसी जितनी भी पॉलिसीज़ हुआ करती थी जो ऑर्थोडॉक्स नहीं होती थी, उनको आप ये कह सकते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। इक्ता सिस्टम जो किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने, राइट। उसको हेरिडिटरी बना दिया था, मतलब कि जो इक्तेदार था उसी का बेटा नेक्स्ट इक्तेदार होगा। और जो आर्मी के अंदर भी कुछ पोजीशंस थी उनको भी इन्होंने हेरिडिटरी बना दिया था, ठीक है। एक टैक्स हुआ करता था जजिया, वो इन्होंने ब्राह्मण्स पर लगा दिया था, ठीक है। उससे पहले जो जजिया टैक्स था वो ब्राह्मण्स पर नहीं लगता था, राइट। ये एक टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम लोगों पर लगता था, ठीक है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे वेलफेयर मीजर्स चलाए, जैसे इन्होंने दारुल शिफा नाम से एक हॉस्पिटल बनाया उस समय, लोगों की फ्री आप कह सकते हैं चिकित्सा के लिए, ठीक है। इन्होंने कैनाल्स बनाई ताकि इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हो सके। इन्होंने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया ताकि जो उस समय हिंदू और मुस्लिम्स थे वो एक दूसरे के ग्रंथों को पढ़ सकें और आपस में समझ बना सकें, ठीक है। इन्होंने हज यात्रा शुरू की एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट, ठीक है, कि राज्य खर्चा करेगा लोगों की हज यात्रा के लिए, राइट। मेरठ और टोपरा में अशोक के कुछ पिलर्स थे, वो ये दिल्ली ले आए, ठीक है। और इन्होंने सिटीज़ जो स्थापित की वो कौन कौन सी थी, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा, ये इन्होंने सिटीज़ एस्टेब्लिश की। और इन्होंने कुछ एजुकेशनल सेंटर्स भी एस्टेब्लिश किए, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में जो नंबर ऑफ स्लेव्स थे वो तकरीबन 2 लाख के आसपास हो गए थे, ठीक है। जो एक राज्य के खिलाफ भी आप कह सकते हैं, ये जो नंबर ऑफ स्लेव्स का ज़्यादा होना ये फाइनली राज्य के खिलाफ ही साबित हुआ, क्योंकि जो स्लेव्स थे उनको जो सैलरी होती थी वो मनी में ना देकर ये जागीर दिया करते थे, ठीक है। और फिर ये जो स्लेव्स होते थे ये मौका देखकर अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर बना दिया करते थे। तो देखिए इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स बनाया जिसको बोलते थे दीवाने बंदगन या बंदगान आप बोल सकते हैं, ठीक है। स्लेव्स का हिसाब किताब रखा जाता था वहाँ पर। एक और इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी एस्टेब्लिश किया जिसको दीवाने खैरात बोलते थे, ठीक है। जो गरीब लड़कियाँ होती थी उनकी शादी के लिए ये इसमें खर्चा उठाया करते थे। एक और इन्होंने डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया दीवाने इस्तियाक, जिसको बोलते थे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस, ओके। अब क्योंकि नंबर ऑफ आप कह सकते हैं स्लेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो मौका पाते ही जो स्लेव्स हुआ करते थे, लोकल गवर्नर्स जो हुआ करते थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया करते थे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम के दौरान क्या हुआ, गुजरात में मालवा, बीकानेर और कश्मीर और जौनपुर ये अलग अलग किंगडम बन गई इंडिपेंडेंट, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के टाइम के बाद ये जो किंगडम थी ये डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। और इनके ठीक 10 साल बाद 1398 एडी में एक टर्किश चीफ थे, उन्होंने अटैक किया जिनका नाम था तैमूर लंग जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये वंशज थे चंगेज़ खान के। इन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, किसने, तैमूर लंग ने, राइट। अच्छा, चंगेज़ खान ने किसके टाइम पीरियड में इन्वेड किया था बताइए जरा, इल्तुतमिश के टाइम में, है ना। तो जब तैमूर लंग ने इंडिया में इन्वेड किया था उस समय जो कोरस्पॉन्डिंग रूलर थे इसी डायनेस्टी से थे, तुगलक डायनेस्टी थे, कौन थे, मोहम्मद शाह तुगलक, राइट। तो तैमूर का भी जो एम था ना वो सिर्फ मनी लूटना था, ठीक है। और उन्होंने उस समय अटैक करके दिल्ली को लूटा और दिल्ली के आसपास के एरियाज़ को लूटा, और जाकर इन्होंने फिर अपना जो इन्वेस्टमेंट की या जो बिल्डिंग्स बनवाई वो अपना समरकंद वाले अपना एरिया में बनवाई, ठीक है। अच्छा, तैमूर खान ने अपने पीछे अपना जो नॉमिनी छोड़ा था वो था खिज्र खान,
राइट, इन्होंने पंजाब में रूल करने के लिए छोड़ा। और तैमूर खान के बाद में 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया, राइट। और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की दिल्ली सल्तनत के अंदर, सैयद डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 1414 से 1450 AD। ओके, इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे आलम शाह। ठीक है, अब अगली जो डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई वो थी लोधी डायनेस्टी। 1451 AD में एस्टेब्लिश हुई। कब तक चली? 1526 AD तक। ठीक है, किसने एस्टेब्लिश की? बहलोल लोधी ने। ये अफगान सरदार थे। ठीक है, इनके बेटे थे सिकंदर लोधी, जो इनके बाद राजा बने। 1489 से 1517 AD इनका टाइम पीरियड रहा सिकंदर लोधी का। और सिकंदर लोधी ने एक नई सिटी एस्टेब्लिश की, आगरा, और अपनी कैपिटल ट्रांसफर की फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। ठीक है, सिकंदर लोधी के बारे में एक और खास फैक्ट है कि इन्होंने एक पैमाना चलाया जमीन को नापने के लिए, गज सिकंदरी, जो 32 डिजिट का हुआ करता था, राइट। अब सिकंदर लोधी के बेटे थे इब्राहिम लोधी, जिनका टाइम पीरियड 1517 से 1526 AD। ठीक है, असल में जो इब्राहिम लोधी थे, ये चाहते थे कि जो नोबल्स हैं या जो इनकी आप कह सकते हैं जो इनकी जनता थी, वो इनकी पावर को फील करे। ठीक है, जिसका परिणाम क्या हुआ कि इनके जो गवर्नर्स थे वो इनसे चिढ़ बैठे। ठीक है, और उस समय गवर्नर था दौलत खान लोधी, कहाँ का? पंजाब का। इसने इनवाइट किया बाबर को। ठीक है, ये बाबर कौन था? ये बाबर ये जो तैमूर लंग था, तैमूर लंग का वंशज था। ठीक है, उस समय काबुल में बाबर का रूल हुआ करता था। तो दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर को इनवाइट किया। ठीक है, और ना केवल आप कह सकते हैं कि दौलत खान लोधी, बल्कि उस समय मेवाड़ में एक रूलर हुआ करते थे राणा सांगा, वो भी चाहते थे इब्राहिम लोधी को सत्ता से हटाना। तो उन्होंने भी इनवाइट किया बाबर को। ठीक है, तो बाबर ने जब अटैक किया तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में। किसके बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है, ये आपका क्या है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, सॉरी, राइट। तो बाबर इस बैटल में जीता। ठीक है, और बाबर ने यहाँ पर एक मुगल रूल की स्थापना की। ठीक है, मुगल डायनेस्टी, जिसके बारे में हम आगे लेक्चर बनाएंगे। तो ये तो सब कुछ था दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हुआ करती थी ना, वो इक्ता बोलते थे प्रोविंस को, और इक्ता को जो हेड करता था वो होता था वली, राइट। फिर इक्तास जो है वो बने होते थे शिख्स के। ठीक है, शिख को हेड कौन करता था? शिकदार, राइट। जो एक शिख में बहुत सारे परगनाज होते थे, और परगनाज को हेड करता था चौधरी। और परगनाज में होते थे बहुत सारे गांव, और गांव को हेड करता था मुकद्दम। ठीक है, कुछ फैक्ट हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर आमिर खुसरो के बारे में। देखिए, आमिर खुसरो का जन्म हुआ था यूपी, आज के डेट में जो उत्तर प्रदेश है, उसके एटा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और आमिर खुसरो ने विटनेस किया, यानी कि ये थे 7 सुल्तान्स के रूल में। ठीक है, कौन कौन से हैं वो सुल्तान? बलबन, मोहम्मद, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे कि ये है मिफ्ता उल फुतू, मुल्ता उल अनवर, आईनाए सिकंदरी, हस्त बिहिस्ट, शिरीन खुसरो, खमशाह और तुगलक नामा। ठीक है, देखिए, ये आप थोड़ा सा मैप में देख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो एम्पायर था, कहाँ से कहाँ तक था, आप ये देख सकते हैं। बलूचिस्तान, मुल्तान वाला जो एरिया था, यानी कि इंडस नदी तक, या थोड़ा सा इंडस नदी के भी वेस्टर्न साइड में, और इधर आपका बंगाल तक। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का एम्पायर है। ठीक है, ये वो पार्ट है जिन पर डायरेक्ट रूल हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का। कुछ सदर्न किंगडम भी अलाउद्दीन खिलजी का जो स्लेव था मलिक काफूर, उन्होंने नीचे की साइड भी, साउथ साइड में भी अटैक करके बहुत सारी किंगडम्स को जीता था, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूल के अंदर थी। ठीक है, इनडायरेक्ट रूल का मतलब होता है कि जो रूलर थे वो कुछ ट्रिब्यूट दे दिया करते थे राजा को, बाकी वो अपनी टेरिटरी पर रूल खुद किया करते थे। ओके,
तो ये आप एटलस ज़रूर साथ में रखें जब हिस्ट्री पढ़ें, थोड़ा सा लिंक इस्टेब्लिश करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे। हैव ए गुड डे, थैंक यू।